नेक्स्ट हेडिंग है हमारा द सीड। ठीक है, द सीड आपका जो ओव्यूल होता है आपकी ओवरी के अंदर, जो आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बनता है ना, जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो आपका ओव्यूल होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपका ओव्यूल होता है वो आपका क्या बन जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बन जाएगा, तब आपका आंसर होता है कि ओव्यूल जो है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, डेवलप इनटू सीड्स। ठीक है, एंड आ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। सीड कोट में आपको क्या क्या मिलेगा, सीड कोट में आपको मिलेगा सीड के कवर और एम्ब्रियो मिलेगा, मतलब सीड के अंदर आपको सीड कोट मिलेगा और एम्ब्रियो मिलेगा। सीड कोट में आपके जो है दो तरह के दो सीड कोट यहाँ पे लिख कर नीचे मिलेगा कि आपका आउटर टेस्टा कहलाता है, इनर टैगमेन कहलाता है। यहाँ लिखा है कि द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। एम्ब्रियो आपका रेडिकल और प्लेम्यूल का बना होता है, यानी कि जो एक चीज होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट मतलब एक साइड पे उसके रेडिकल होता है, एक साइड पे उसके प्लेम्यूल होता है, बीच में से उसमें कोटिलिडन्स निकले होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। ध्यान से देखना क्या लिखा है, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल कॉमा एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कोटिलिडन्स। ठीक है, आपके देखो ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, एम्ब्रियो में रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और वन कोटिलिडन, या जैसे मोनोकोट में सिंगल कोटिलिडन और डाइकोट में दो कोटिलिडन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट। ठीक है, सीड कोट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो आपकी, सीड की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो आपकी कहलाती है सीड कोट। एंड द सीड कोट हैज टू लेयर। सीड कोट में जो है दो लेयर होती हैं, टू लेयर्स होती हैं, एक आउटर टेस्टा, इनर टैगमन, यानी कि जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल की ही जो आपकी कवरिंग्स होती हैं वही आपकी क्या बन जाती हैं, सीड की कवरिंग बन जाती हैं। ठीक है, फिर आपका ओव्यूल जहाँ पर, सपोज करो मान लो अगर मैं आपको एक ओव्यूल दिखाता हूँ, लाइक ये एक ओव्यूल है। ठीक है, इस तरह का मान लो एक ओव्यूल है और ये जो पॉइंट है ना, ये इसको कहते हैं हाइलम। ये आपका पॉइंट क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। ठीक है, तो हाइलम, और ये यहाँ पर, ये जहाँ पर ही कनेक्ट होता है, ये प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है ओवरी की वॉल से। ठीक है ना, प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है ओवरी की वॉल से। ठीक है, और यहाँ से मान लो ये हट जाएगा, अगर सीड मान लो ओव्यूल सीड बनने के बाद यहाँ से हट जाएगा तो इसके ऊपर ये निशान रह जाता है, एक स्कार रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट, जिसके द्वारा जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं वो आपके फ्रूट से अटैच होते हैं। ठीक है ना, तो फ्रूट आपका क्या हुआ है, ओवरी। ये तो आपको पता है कि फ्रूट, क्योंकि राइपेंड जो ओवरी होती है वो आपकी क्या होती है, फ्रूट कहलाती है, और उससे ये फ्रूट से अटैच होते हैं हाइलम से। अबाउट द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो ये ओव्यूल में जो पोर होता है यहाँ पर, ये इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ओव्यूल का ये वाला पोर क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल जो है ये हाइलम के अबाव रहता है और ये जोका तो रहेगा, मतलब माइक्रोपाइल में कोई चेंज नहीं होता। सीड में भी वैसे होता है, ओव्यूल में भी वैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं इसके थ्रू। ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट लिखा है विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी सीड कोट के अंदर जो है क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, उसमें क्या होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कोटिलिडन होते हैं। एंड द कोटिलिडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो कोटिलिडन्स होते हैं वो आपके फ्लैशी होते हैं, उनमें फूड भरा रहता है, फूड स्टोर हुआ रहता है। ठीक है, वो भी किसके लिए होता है, फूड जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके लिए होता है। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो आपका होगा उसके लिए इसमें फूड भरा रहता है। यहाँ आपको ध्यान देना डायग्राम में कि हाइलम के जस्ट अबव जो होता है वो माइक्रोपाइल होता है। हाइलम के ऊपर क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। आपको ये दिख रहा होगा नीचे, सीड को उल्टा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये ऊपर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई दे रही है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक तरफ साइड में रेडिकल है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट नहीं है, और उधर की साइड में क्या है, प्लेम्यूल है। प्लेम्यूल से बनता है शूट, रेडिकल से बनती है रूट, और बराबर में निकले हुए कोटिलिडन। कोटिलिडन में जो है फूड क्या है, स्टोर्ड है। कोटिलिडन में क्या है,
फूड स्टोर रहता है, ठीक है, जो कि किसके लिए होता है, जो कि आपका एम्ब्रियो जब उगेगा, जब ये सीड ज़मीन में जाएगा तो उस टाइम पर एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के टाइम पर ये क्या बोलते हैं उसको, ये कोटिलेडन जो इनके स्टोर्ड जो फूड है वो स्टोर्ड फूड अपना इसको देते रहते हैं एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो जर्मिनेट करता रहता है। कुछ देर बाद फिर आपका एम्ब्रियो जो लीफ आ जाती है तो वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लेम्यूल। दो एंड जो होते हैं उस पे क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के, द प्रेजेंट रेडिकल होता है और प्लेम्यूल होता है। एंड इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, जब आप पढ़ोगे डबल फर्टिलाइजेशन तो आप पढ़ोगे कि वहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन से आपकी एंडोस्पर्म बनती है, दूसरे फर्टिलाइजेशन से आपका जाइगोट बनता है। लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने कैस्टर का जो एग्जाम्पल लिया है, ये कैस्टर का एग्जाम्पल लिया है ना, तो ये कैस्टर का एग्जाम्पल लेना थोड़ी खास बात हुई है, क्योंकि जो डाइकोट सीड्स होते हैं, डाइकोट सीड्स में आपका जो है वो नहीं मिलता है, मतलब एंडोस्पर्म नॉर्मली नहीं होती है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि एंडोस्पर्म मिलती है, यानी कैस्टर। तो कैस्टर में आपकी क्या मिलती होती है, एंडोस्पर्म मिलती है, और होता है डाइकोट। तो आपको अगर ये पूछा जाएगा ना कि किसी डाइकोट का नाम बताइए जिसमें कि आपकी एंडोस्पर्म होती है, तो वो आपका क्या होता है, कैस्टर होता है। नेक्स्ट है इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी। इनमें पी, ठीक है, बीन में, ग्राम में और पी में द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड्स आर कॉल्ड है नॉन एंडोस्पर्मस। तो भाई देखो, ये बीन है, ग्राम है, पी है, ये भी जो है आपके कैसे होते हैं, डाइकोट होते हैं, परंतु इनके अंदर आपका क्या नहीं मिलता है, इनके अंदर आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एंडोस्पर्म जो है वो हर जगह होगी, तो जो डाइकोट में तो होती ही नहीं है, वो कैस्टर में आपको बताया ऊपर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है कैस्टर आपका। नेक्स्ट है आपका मोनोकोटिलेडन सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड में आपको मिलेगा कि भाई यहाँ जो है कोटिलेडन एक ही होता है, सिंगल कोटिलेडन होता है, वो भी लेटरली साइड पे अरेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि जनरली मोनोकोटिलेडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स। देखो यहाँ फिर एक और इम्पोर्टेंट बात आई है कि यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी ने ऑर्किड का एग्जाम्पल लिया है। ऑर्किड भी आपका क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि ऑर्किड है तो मोनोकोट, जबकि ये एंडोस्पर्म इसमें होनी चाहिए थी, पर इसमें एंडोस्पर्म नहीं होती है। मोनोकोट्स में तो एंडोस्पर्म होती है, लेकिन ऑर्किड इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होती है। इन द सीड्स ऑफ cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall, ठीक है। तो सीड कोट जो होता है, ये खास सवाल बन गया। देखो यहाँ पर ना एक कि जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनमें जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्रूट की वॉल के साथ फ्यूज रहता है। नॉर्मली फ्रूट की वॉल, क्योंकि देखो या फ्रूट, अब आपको समझोगे कि गेहूं में कहाँ से फ्रूट आ गया, आपको लगेगा गेहूं में कहाँ फ्रूट होता है, तो गेहूं में फ्रूट होता है, गेहूं का जो दाना होता है, जो सीड होता है, वो फ्रूट ही होता है एक्चुअली ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सीड जो है बिना ओवरी के होगा, एंजियोस्पर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ओवरी जो है ड्राई फ्रूट हो जाती है, मतलब ओवरी की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और वो आकर के सीड की कोट के साथ ही चिपक जाती है। तो ये थोड़ी खास बात है। इस तरह का जो फ्रूट होता है इसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं, मतलब आपका जो मेज का जो सीड है या अनाज का जो गेहूं का जो दाना है जो दिखता है आपको, वो कैरियोप्सिस फ्रूट है। कैरियोप्सिस फ्रूट है, तो वो लगता तो आपको सीड है पर वो फ्रूट है, बिकॉज ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल के साथ ही मिली होती है, फ्यूज हो जाती है, इसलिए। ठीक है, ऊपर लिखा है कि द एंडोस्पर्म इज बल्की। एंडोस्पर्म आपकी कैसी होती है, बल्की होती है, ज्यादा एंडोस्पर्म होती है इसमें, जो कि आपकी फूड को स्टोर करती है। एंड द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो सवाल यहाँ से आता है, देखो एंडोस्पर्म तो आपकी होती है स्टार्च की बनी हुई, ये एंडोस्पर्म जो है आपकी किसकी बनी होती है, ज्यादातर स्टार्च की बनी होती है। इसके बाहर एक कवरिंग है, उसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर। तो ये एल्यूरोन लेयर आपकी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये सवाल बनता है यहाँ पे ना कि एल्यूरोन लेयर किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है, और आपका जो एंडोस्पर्म है वो स्टार्च की बनी है। तो बच्चों को क्या लगता है, एल्यूरोन लेयर भी स्टार्च की बनी होगी, क्योंकि वो एंडोस्पर्म की कवरिंग है और एंडोस्पर्म में क्या होती है, स्टार्च होती है। फिर लिखा है एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट वन एंड इन द एंडोस्पर्म
एंड कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलेडन। तो देखो आपको बता देता हूं मैं, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा कि इसमें एक सिंगल लेटरल कोटिलेडन पाया जाता है। आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं इनको, मोनोकोट्स, इनमें सिंगल लेटरल कोटिलेडन पाया जाता है। सवाल आता है उस लेटरल कोटिलेडन को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होता है स्कूटेलम। ठीक है, द सिंगल लेटरल कोटिलेडन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम इन मोनोकोट्स। वहां पर एक शॉर्ट एक्सिस वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, इसमें प्लेम्यूल और रेडिकल मिलता है। प्लेम्यूल की कवरिंग होती है, प्लेम्यूल के ऊपर कुछ टिप्स पर कवरिंग्स होती है, लीफी कवरिंग होती है जिनको कहते हैं कोलियोप्टाइल। इसी तरह जो आपका जो रेडिकल होता है उसके ऊपर इस तरह कवरिंग मिलती है जो कि एक मास ऑफ टिश्यू टाइप का होता है जिसको कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि द प्लेम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन ए शीट। दोनों के दोनों कवरिंग में बंद रहते हैं जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, मतलब प्लेम्यूल के ऊपर वाली कोलियोप्टाइल और रूट के ऊपर वाली, रेडिकल के ऊपर वाली कोलियोराइजा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का इन्होंने सीड के बारे में जो बताया वो है। नेक्स्ट पेज से इन्होंने शुरू किया है आपका फैमिलीज़ के बारे में, जो प्लांट्स की फैमिली होती है उनके बारे में शुरू किया है। तो फैमिलीज़ में 3 फैमिली यहाँ पर हैं। एक आपकी लेग्यूमिनोसी है यानी फैबेसी है, एक आपकी सोलेनेसी है, एक आपकी लिलिएसी है। तो शुरुआत में इन्होंने यहाँ पर कुछ सिंबल्स बताए हैं पहले, वो सिंबल्स जो कि आपके क्या करते हैं, जो सिंबल्स आपके डिनोट करते हैं फ्लोरल जो ऑर्गन्स हैं, जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, उनको डिनोट करने के लिए बताए गए हैं, उन सिंबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम बना हुआ है, उसके नीचे कुछ कोडेड टाइप का लिखा हुआ है, कोड के जैसा 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप देखो। तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम बना है, इसको इसके कोड से मैच कराने की कोशिश करना, फिर मैं आपको ये पैराग्राफ समझाऊंगा। देखो यहाँ सबसे बाहर ऊपर की तरफ ये जो ऐसे डॉट टाइप का लगा हुआ है, इस डॉट को लगे हुए कहते हैं मदर एक्सिस है। इसका मतलब मदर एक्सिस का मतलब होता है कि जिधर की साइड पे आपका फ्लावर की स्टॉक होती है, मतलब ये फ्लावर का पोस्टीरियर एंड है, बैक एंड है, फ्लावर का पोस्टीरियर वाला एंड होता है, जबकि नीचे जो आप देख रहे हैं वो उसका एंटीरियर एंड है, आगे वाला एंड होता है फ्लावर का ये। इसमें आप देख रहे हैं बाहर की तरफ में 4 सेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ये ब्रेसिकेसी फैमिली है, आपकी मस्टर्ड की फैमिली है, 4 सेपल इसमें बाहर हैं। चारों सेपल में कुछ पैटर्न नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इनका ओरिएंटेशन है वो कुछ तरीके से हो, मैनर में हो। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन कहलाता है वो आपका कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। हमने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पर कोई मैनर ना हो इनके अरेंजमेंट का, ओवरलैपिंग का कोई तरीका ना हो, तो उसको कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इस तरह नीचे आप देखोगे इसमें 4 आपको दिख रहे हैं पेटल्स जो कि आपके आपस में किनारे इनके मिले हुए हैं, ये आपका इस तरह कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन। और पेटल हैं आपके 4। तो जब आप देखोगे तो आपको सेपल जो है वो 2-2 में मिलेंगे, 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं। तो इस तरह कंडीशन K2+2 कहलाती है। ठीक है, के मतलब कैलिक्स, तो मतलब हम बाहर वाले केस को जो कि हमारा कैलिक्स है, जो कि हमारे सेपल्स हैं, अंदर वाले जो कि हमारे पेटल्स हैं, पेटल का क्या वर्ड होता है, कोरोला, कोरोला है ना। तो कोरोला को हम C से डिनोट करते हैं, जबकि कैलिक्स को हम K से डिनोट करते हैं। कोरोला में आप देख रहे हो 4 आपके पेटल्स हैं, 4 पेटल को हमने C4 लिखा है। ठीक है, इस तरह अगर आप एंड्रोशियम में जाओगे तो आपको 4 एंड्रोशियम, 4 स्टेमन एक ग्रुप में मिलेंगे, 1 2 3 4। और आपको 2 एंड्रोशियम कहाँ मिलेंगे, अलग ग्रुप में मिलेंगे, 2 स्टेमन अलग मिलेंगे, सॉरी ये। तो 2 अलग और 4 अलग, यानी 2+4 कंडीशन बन रही है यहाँ पर एंड्रोशियम की। एक अगला आपका है गाइनीशियम। तो गाइनीशियम में आपके 2 कार्पल हैं जो कि फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है, वो आपको मैं भी समझाऊंगा कैसे डिनोट करते हैं। अगर इस जी के नीचे की तरफ ये इस तरह डंडा लगाया हो तो मतलब ओवरी सुपीरियर होती है, अगर इसके ऊपर लगाया तो मतलब ओवरी इन्फीरियर होती है। ठीक है ना। तो और अगर ये ब्रैकेट में लिखा हो, जो भी कुछ ब्रैकेट में नंबर लिखा होगा उसका मतलब होता है कि वो चीज़ फ्यूज्ड है, वे आपस में जुड़े हुए हैं। अगर वो बिना ब्रैकेट के हैं तो वो फ्री है। ठीक है, तो यहाँ देखो शुरुआत में एक बना है प्लस के टाइप का, इसको कहते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी प्लेन से इसको काटोगे तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा, ऐसा फ्लावर है। अगर आप इधर से काटोगे, इधर से काटोगे, कहीं से भी काटोगे तो ये फ्लावर आपका 2 बराबर भागों में बटेगा, तो इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है, सेपल्स 2 2 4 हैं, फ्री हैं,
पेटल्स 4 हैं, फ्री हैं, एंड्रोशियम 6 हैं, 2 के ग्रुप में हैं, फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, गाइनीशियम 2 हैं, जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट में हैं, फ्यूज्ड हैं, सिन कार्पस कंडीशन है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, क्योंकि जी के नीचे की साइड पे लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये इस तरह का आपको इस तरह से आपको समझना होता है। इसके लिए इन्होंने यहाँ इस पैराग्राफ में बताया कि कौन सा लेटर किसको डिनोट करता है, किस तरह से लिखते होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा है, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट एंड द डिस्क्रिप्शन हैज टू ब्रीफ इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, शुरुआत यहीं से करते हैं डिस्क्राइब करना। पहले प्लांट की रूट बताओ, फिर उसके स्टेम के बारे में डिस्कस करो, फिर लीफ बताओ, और उसके फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स को बताओ, इन्फ्लोरेसेंस को बताओ, फ्लोरल पार्ट्स को बताओ। ठीक है ना। तो मतलब अगर आप किसी प्लांट का, फैमिली का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन देना होता है कि भाई पहले आप रूट बताओगे, फिर आप स्टेम बताओगे, फिर आप लीव्स बताओगे, फिर फ्लोरल कैरेक्टर, फिर इन्फ्लोरेसेंस और फ्लोरल पार्ट्स को डिस्कस करोगे। उसके बाद लिखा है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट अ फ्लोरल डायग्राम एंड ए फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। The floral formula is represented by some symbols. In the floral formula, तो सबसे पहले अगर मान लो आपका जो फ्लोर वो है, क्या बोलते हैं उसको, आपका जो बाहर, जो सबसे बाहर की तरफ अगर मान लो आपके जो फ्लावर हैं, सपोज करो उस फ्लावर के नीचे ब्रैक्ट हैं। ब्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मान लो ये बेस ऑफ द फ्लावर है और यहाँ पर कुछ लीव्स है, सपोज करो यहाँ फ्लावर लगा है, उसके बेस पर कुछ लीव जैसे स्ट्रक्चर हैं, तो उनको कहते हैं ब्रैक्ट। तो अगर ब्रैक्ट होती हैं तो आप उसको BR लिखो, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो आप उसको EBR लिखोगे। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो आप लिखोगे BR, और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट हो तो उसको आप लिखोगे EBR। ठीक है। और अगर आप कैलिक्स की बात कर रहे हैं तो कैलिक्स मतलब सेपल्स को आप K से डिनोट करते होते हैं, और कोरोला को आप C से डिनोट करते होते हैं। ठीक है। और पेरियंथ देखो यहाँ लिखा है कोरोला। अगर आपको पता है ना किसी प्लांट में अगर आपका पेरियंथ है तो आप उसको क्या करेंगे, P से डिनोट करेंगे। जहां पर ना सेपल होते ना पेटल होते, जहां पर पेरियंथ होता है वहां पर आप क्या डिनोट करोगे, P। ठीक है। P मतलब टेपल्स के लिए यूज होता है। एंड्रोशियम के लिए A लिखोगे, गार्निशियम के लिए G लिखोगे। नीचे लगाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन तो सुपीरियर ओवरी होगी, ऊपर लगाओगे तो इंफीरियर ओवरी होगी। ठीक है। इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी आपको पता है कैसी होती है। इंफीरियर वो होती है जिसमें फ्लोरल पार्ट अपेंडेज ऊपर से निकलते हैं ओवरी के। सुपीरियर वो होती है जब सब चीजें नीचे से निकलती हैं। बाइसेक्सुअल होगा तो बाइसेक्सुअल, या फिर मेल होगा तो मेल, फीमेल होगा तो फीमेल। एक्टिनोमॉर्फिक के प्लस का निशान यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, परसेंटेज टाइप का यूज करते हैं जाइगोमॉर्फिक के लिए। ठीक है। अगर आप कहीं फ्यूजन दिखाना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट लगा के दिखाएं। अगर आपको दिखाना है मतलब सिन कार्पस कंडीशन दिखानी है आपको, ठीक है, या फिर आपको जो है पेटल यानी गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस कंडीशन शो करनी है। अगर मान लो आपके सारे सेपल फ्यूज्ड हैं तो जितने नंबर में होते हैं उनको आप ब्रैकेट लगाना ना भूलें। ठीक है। वो ब्रैकेट में आएंगे तभी आप फ्यूज्ड बता पाएंगे। ठीक है। एंड एडिशन बाय ए लाइन ड्रॉन अबाउट द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल, अगर आप ये करें एडिशन, अगर मान लो आपके पेटल्स जो है वो आपके एंड्रोशियम से कनेक्टेड है तो आप उसके ऊपर एक कनेक्टेड लाइन दिखाएंगे। जैसे कि आपको इस तरह से मतलब आपको दिखाना है कि भाई मेरे जो सेपल्स हैं, मेरे जो पेटल्स हैं वो एंड्रोशियम से कनेक्ट हैं, तो हम ऐसे दिखाएंगे कि पेटल्स एंड्रोशियम से कनेक्टेड है, लाइक ऐसे, इस तरह से। ठीक है। ये उसके लिए शो करते हैं। अगर मान लो कहीं ये पेटल नहीं है तो पेरियंथ को आप क्या दिखाएंगे कि पेरियंथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट लिखा है कि फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए फ्लावर and their arrangement and the relation they have with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot. मदर एक्सिस मतलब जिधर पोस्टीरियर साइड होती है उसको आप एक डॉट लगा के दिखाते हैं उधर के साइड पे, पीछे की साइड पे। ठीक है। नेक्स्ट है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ड्स। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ड। अगर आप फ्लोरल डायग्राम बना रहे हो तो पहले कैलिक्स बनाओगे, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनीशियम। कैलिक्स जो है सबसे बाहर बनाओगे, गार्निशियम जो है सबसे अंदर बनाओगे। फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शो द कोहेशन एंड एडिशन विद द पार्ट ऑफ द वर्ड्स। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आपके जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये जुड़े हुए हैं, कोहेसिव हैं और या फिर एडेसिव है, तो उनको भी आपका फ्लोरल फॉर्मूला शो करना चाहिए वर्ड्स के बीच में। ठीक है। एंड द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इज फिगर दिस वन। तो ये ब्रेसिकेसिका है।
तो अगर आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाए कि भाई बताओ ब्रेसिकेसिका फ्लोरल डायग्राम बताओ या फ्लोरल फॉर्मूला बनाओ, तो आप बना दोगे। ब्रेसिकेसिका पूछा जाए तो यहाँ से बनाना होता है, ध्यान रखना। अब आपके कोर्स में जो फैमिली है भाई, वो सबसे पहली फैमिली जो दी गई है वो आपके कोर्स में है फैबेसी फैमिली। फैबेसी जो है वो लेग्यूमिनोसी एक फैमिली है, जो कि दालों का एक बड़ा कुल है, बड़ा फैमिली थी, उसकी सब फैमिली होती है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में पहले इसका नाम था पेप्लियोनोइडी, या लोग इसको कहते थे पेप्लियोनेटी, दोनों नाम थे। पेप्लियोनेटी भी इसी का था, पेप्लियोनोइडी भी था इसी का ही। और लेग्यूमिनोसी के अंडर में और फैमिली भी आती है, मीमोसोइडी भी आती है। तो आपको यहाँ फैबेसी पढ़ाई गई है, जो कि आपकी पी फैमिली है, मटर की फैमिली है, ठीक है। तो इसमें आपको एक एक चीज़ को ध्यान से नोट करना है कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह से लिखा गया है, समझाया गया है। सबसे पहले तो आपको पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। वेजिटेटिव मीन्स टू से दैट कि पहले आप ट्रीज़ के बारे में बात करोगे। पहले ट्रीज़, इसमें ट्रीज़ भी होते हैं, इसमें कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, रूट्स होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं। ये थोड़ी ख़ास बात है इनकी कि इसके जो रूट होती हैं उनमें रूट नोड्यूल्स मिलते हैं। और रूट नोड्यूल में आपको पता है कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मिलता है। रूट नोड्यूल में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मिलता है, जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम आता है। राइजोबियम नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। स्टेम लिखा है इरेक्ट और क्लाइंबर, मतलब स्टेम सीधे भी हो सकते हैं, क्लाइंबर हो सकते हैं। लीव्स अल्टरनेट हो सकती हैं, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल लीफ बेस पल्विनेट, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, आप समझ सकते हो कि किसी किसी में तो अल्टरनेट लीफ होगी, जैसे आपको पीछे पता था, एक के बाद एक। कहीं पिनेटली कंपाउंड होंगी या सिंपल भी हो सकती है। लीफ बेस आपको पता है पल्विनेट होता है, मतलब पीछे कहा था मैंने कि मटर में आप देखोगे कि जो आपका लीफ बेस होता है वो स्वोलन होता है, और स्वोलन लीफ बेस को आपको पता है क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं, ठीक है। किसी किसी में आपको क्या मिलेगा, स्टिपुलेट मिलेगा, ठीक है। स्टिपुलेट मतलब जहाँ स्टिप्यूल होंगे, यानी लीफ के बेस पर छोटी लीफ होंगी तो वो स्टिपुलेट होगी। वेनेशन आपका रेटिकुलेट होगा, और रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जाल जैसा, क्योंकि आपको पता है कि डाइकोट जो आपका वो होता है, मतलब डाइकोट आपकी लीव्स जो होती हैं, डाइकोट में जो आपका वेनेशन मिलता है वो कैसा मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, जाल जैसा वेनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर जो डायग्राम दिया है ये पाइजम सेटाइबम पी के बारे में दिया है। ये सारी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं, ये भी पी के लिए लिखी गई हैं, मटर के लिए, मटर की फैमिली है तो उसी के बारे में बताया गया है। तो आप देखो, पहले सबसे इन्होंने बताया इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में रेसेमोस टाइप का है। रेसेमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है कैसा होता है, कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, एक्सिस। फ्लावर इसके बाइसेक्सुअल हैं, जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक आपको पता है एक ही प्लेन से काटने पर दो भागों में बढ़ते हैं। कैलिक्स में सेपल 5 हैं, गैमोसिपैलस हैं, सेपल्स जुड़े हुए हैं। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, एम्ब्रिकेट होता है, ज़्यादातर जो है वो वेलवेट ही होता है। कोरोला 5 कोरोला हैं, पॉलीपेटैलस कंडीशन है, अलग अलग है, फ्री हैं। पेप्लियोनेसियस हैं। तो पीछे आपको मैंने वेक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन पढ़ाया था। वेक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन आपका पेप्लियोनेसियस होता है, जो कि आपका पीछे पी में पढ़ाया गया था। उसमें क्या था, ये ऊपर सबसे अलग से था ना, देखो ये स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड कहते थे, ठीक है। ये लेटरल में जो है विंग्स हैं, सबसे नीचे आपको 2 ये मिलेंगे कील। तो आपको इसमें खास बात क्या दिख रही है कि नीचे वाले फ्यूज्ड हैं 2, और ऊपर वाला अलग है, 2 अलग है। तो यानी ये 1 + 2 कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आपको बाहर दिख रहा है आपके जो सेपल्स हैं ये जुड़े हुए हैं आपस में इस तरह से, ये वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहे हैं। अंदर आपके ये स्टेमन्स हैं, 9 स्टेमन एक साथ जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेमन एक साथ जुड़े हैं। एक स्टेमन आपका अलग से है, यानी 1 + 9 कंडीशन है, 9 फ्यूज्ड हैं। 2 ग्रुप हो जाते हैं तो डाई एडल्फस कंडीशन हो जाती है, पीछे पढ़ा था हमने। सेंटर में इसके आपको एक ओवरी दिख रही है, यूनिलोक्यूलर एवरी है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिख रहा है, ठीक है, किनारे से निकला हुआ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर यही बताया कि इन्होंने कि इसमें कोरोला जो होता है वो पेप्लियोनेसियस टाइप का होता है, यानी कि पोस्टीरियर एंड पर एक स्टैंडर्ड होता है अलग से बड़ा सबसे पेटल, और 2 लेटरल पेटल्स होते हैं और 2 एंटीरियर वन होते हैं जो कि कील फॉर्म करते हैं, यानी नीचे जुड़े होते हैं आपस में, उसको कील कहते हैं। वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, उसी को आप पेप्लियोनेसियस टाइप कहते हैं। नेक्स्ट है कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आपके 10 होते हैं, वो मैंने बताया 1 + 9। जब 2 ग्रुप में होते हैं तो आपको पता है कि 2 ग्रुप वालों को हम क्या कहते हैं, डाई एडल्फस कंडीशन कहते हैं।
ठीक है। एंथर नॉर्मली डाइथिकस होते हैं, जैसे कि आपके डाइकोट्स के ज़्यादातर एंथर मिलते हैं डाइथिकस, ठीक है। गायनीशियम की बात करते हैं तो गायनीशियम में ओवरी आपकी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर। मोनोकार्पेलरी, कार्पल एक ही है, एक ही लोक्यूल है, जब एक ही कार्पल है तो लोक्यूल भी एक ही है। और मैनी ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप मटर को खोल लोगे तो मटर के अंदर आपको कंपार्टमेंट तो एक ही मिलेगा, लेकिन उसके अंदर सीड्स जो प्लेस्ड होंगे वो कई सारे होंगे, ठीक है। फ्लावर में स्टाइल सिंगल होती है, ठीक है, एक ही सिंगल स्टाइल होती है। फ्रूट्स को आप इसके लेग्यूम कहते हो या फिर इसके फ्रूट को आप पोड भी कह सकते हो, ठीक है। सीड जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नॉन एंडो डाइकोट है तो कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ज़्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये फ्लोरल फॉर्मूला, इसको पढ़ के आप समझ के देख सकते हैं। परसेंटेज जैसा निशान लगा यानी कि सीधी बात है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, सेपल 5 हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, ब्रैकेट में तो फ्यूज्ड हैं, पेटल्स 5 हैं पर 1+2+2 है, तो मतलब ये पेपलियोनेसियस टाइप के लिए यही लिखा जाता है। वैक्सिलरी के लिए आपके एंड्रोशियम यानी स्टेमन 9+1 के अरेंजमेंट में है, 9 आपके फ्यूज्ड हैं, एक आपका अलग है, यानी 2 ग्रुप बन जाते हैं। 2 ग्रुप मतलब डाइएडल्फस, 3 ग्रुप मतलब ट्राइएडल्फस, 5 मतलब पेंटाएडल्फस यानी पॉलीएडल्फस कंडीशन होती है। और एक ग्रुप होता, अगर हम लिखते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो एक ही ग्रुप में है तो वो आपका मोनोएडल्फस कहलाता। नेक्स्ट आपका जीवन यानी ओवरी जो है आपकी सुपीरियर है, नीचे डंडा लगा है देखो, और एक कार्पल है, वो बिल्कुल एक कार्पल तो ब्रैकेट में हो ही सकता, वो तो सिंगल ही होगा। तो इस तरह से आपको फ्लोरल फॉर्मूले पढ़ने आने चाहिए, समझ में तभी आएंगे आपके। इसी से आपका पूरा अगर मान लो फॉर्मूला याद है तो पूरी फैमिली याद है, बस ये समझो, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, मतलब कि इसके जो इसमें दालें आती हैं, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन दालें हैं। तेल निकलता है आपका सोयाबीन से, ग्राउंडनट से। डाई आपके जो कपड़ों में देने वाला नील होता है वो इंडिगो फेरा होता है। एंड फाइबर्स जैसे सन हेम्स। फोडर जो घास खाने के लिए होता है जानवरों के लिए, सस्बैन या ट्राइवोलियम। ऑर्नामेंटल सजावटी जो प्लांट है वो ल्यूपिन है और स्वीट पी है। मेडिसिन में आती है मुलेटी। ये इसको कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कौन सा एग्जाम्पल किसका है। सवाल ऐसे बनते हैं, फैबेसी के फोडर प्लांट का नाम बताइए, फैबेसी के ऑर्नामेंटल का नाम बताइए, फैबेसी में पल्सेस कौन है, फैबेसी में डाई का नाम बताइए। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। या फिर मेडिसिनल प्लांट ऑफ फैमिली फैबेसी क्या है, मुलेटी है। तो इस तरह के नाम आपसे पूछे जाते हैं। ये थी आपकी फैमिली फैबेसी। यहाँ तक का आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट देखेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।